हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। आई एम पंकज सैनी। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अपनी एक्सरसाइज 1.2 की ओर, क्योंकि हम 1.1 करा चुके थे तो 1.2 की ओर देखेंगे। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको स्टूडेंट एक क्लास कराई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और वास्तविक संख्याओं के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वाली वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें। अगर किसी के पास वो वीडियो नहीं है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके पहले उस वीडियो को आप देखेंगे, तब आपके ये वाली क्लास समझ में आएगी। लेकिन तब भी मैं इस क्लास में आपको सब कुछ ओपन करके ही बताऊंगा, तो बस आप थोड़ा ध्यान से देखें और समझें। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। जैसे ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट हुई है, तो 1.2 स्टार्ट होने में स्टूडेंट हमारी जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा ये, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उनके उत्तर दीजिए। तो हमें ये सत्य और असत्य बताने हैं, लेकिन इनके कारण हमें उत्तर सहित देने हैं। ठीक है नहीं, इनके जो उत्तर हैं वो हमें कारण सहित देने हैं। अब देखिए कैसे देंगे उनके उत्तर। सबसे पहला जो हमारा क्या है वो ये है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले मैं पता होना चाहिए अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। तो मैं बस बहुत हल्का सा डिफाइन करूंगा, और आपको पूरी की पूरी वास्तविक संख्या जो आपको वीडियो क्लास कराई थी वास्तविक संख्या वाली, उसमें से आपको अच्छे से समझना है। जिस भी बच्चे के पास वो वीडियो क्लास नहीं होगी, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर वह अपनी वीडियो क्लास ले सकता है। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे क्या कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या को स्टूडेंट हमने दो पार्टों में डिवाइड करा था। पहला पार्ट था हमारा परिमेय संख्या, और दूसरा पार्ट था हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है नहीं, अपरिमेय संख्या। तो स्टूडेंट वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय के अंदर भी मैंने तीन बताई थी, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। ठीक है नहीं, तो इस चीज़ को तो हम यहीं पे छोड़ते हैं, हम आगे की बात करेंगे आगे के समझाने के लिए, क्योंकि आप ये चीज़ तो वीडियो की क्लास में जाके देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप खुद देखिए, अपरिमेय संख्या किसके अंदर है, वास्तविक संख्या के अंदर। अपरिमेय संख्या किसके अंदर है, वास्तविक संख्या के अंदर। इसका मतलब क्या है कि ये बात बिल्कुल सत्य है, जितनी भी सारी अपरिमेय संख्या हैं वो वास्तविक संख्या होती है। आगे समझ में। तो पहला वाला क्या होगा आपका, पहला होगा ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। ऑप्शन बुक में जाके बुक में से देख सकते हैं। ठीक है नहीं, आप बुक में जाके बुक में से पहला प्रश्न जो सत्य सत्य वाला है उसे देख सकते हैं। मैं उसका सीधा बस आंसर लिखवा रहा हूँ। ठीक है नहीं, यह कथन सत्य है। क्यों सत्य है, इसलिए सत्य है कि सभी अपरिमेय संख्याएं हमारी किसमें है, वास्तविक संख्याएं हैं। यह कथन सत्य है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या किससे बनती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या से। क्योंकि परिमेय व अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं ही वास्तविक संख्या बनती है, वास्तविक संख्या से बनती है। ठीक है नहीं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं ही किसे बनाती हैं, वास्तविक संख्या को। इसलिए पहला कथन हमारा सत्य होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या ही क्या है, ये। ठीक है नहीं, अतः लिख देते हैं इसे भी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसका कारण भी हो गया हमारा और ये भी हो गया। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 2 की ओर। ये है तो सत्य है सत्य, लेकिन उसने कारण सहित पूछे हैं, तो हमें सारे बिल्कुल डीपली बताने पड़ेंगे अच्छे समझ के, और आपको भी अच्छे समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है नहीं भाई, सिंपल सी बात है। उसके कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी बच्चे के पास 10 रुपये हैं, ठीक है नहीं, किसी बच्चे के पास 10 रुपये, तो सिंपल सी बात है उसके पास 2 रुपये भी हैं, 5 रुपये भी हैं। क्यों, क्योंकि उसके पास तो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी तरीके से ये है, उसने कहा क्या वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। ठीक है नहीं,
प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या के पास तो परिमेय भी है अपरिमेय भी है, तो सिंपल सी बात है सारी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होंगी ही, ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ। अब देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 के दूसरे पार्ट की ओर। उसने कहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये असत्य है। क्यों है असत्य? इसलिए है असत्य क्योंकि देखिए जब संख्या रेखा कोई बनती है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ठीक है, इसी तरीके से। इसमें पीछे हुए था -1 -2 -3 अप टू ऐसी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है संख्या रेखा पे तो प्राकृत संख्याओं के साथ साथ ये प्राकृत संख्याओं के साथ साथ ये माइनस वाली भी सारी संख्याएं हैं, जीरो भी हैं, मतलब पे पूर्णांक भी हैं, पूर्ण भी हैं, ठीक है नी। ये एक अकेली प्राकृत संख्या थोड़ी हो सकती हैं, ठीक है नी। अब देखिए यहाँ पे मैं 1 को 1 लिख सकता हूँ, तो ये तो 1 आ गया। 2 को, चलो 2 कहाँ, 2 भी आ जाएगा इस पर। आपको ध्यान रखना है कि √2 की वैल्यू 1.414 होती है और √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये दोनों ही, क्योंकि कहीं भी आपसे वैल्यू पूछ ली जाती है तो इन वैल्यू का आपको पता होना चाहिए। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि संख्या रेखा के ऊपर √m, अगर यहाँ पे कोई भी प्राकृत संख्या लेते हैं, m क्या है यहाँ पे, m प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। अगर मैं यहाँ पे √-1 लिखता हूँ स्टूडेंट, तो क्या वो संख्या रेखा पर है? नहीं है। क्या वो संख्या रेखा पर बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए आप क्या कहोगे, यह कथन असत्य है, ठीक है नी। यह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं निरूपित की जाती हैं, निरूपित की जा सकती हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपने अपना 1 का सेकंड पार्ट भी समझ लिया और ये भी पता चल गया कि ये सत्य है असत्य है, रीजन सही। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट अपने थर्ड पार्ट की ओर कि थर्ड पार्ट हमारा क्या होता है। देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, उसने कहा है। देखिए यहाँ पे प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है? नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या तो आपकी परिमेय संख्या भी है, ठीक है। वो कह रहा कि खाली अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो लिखोगे यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो परिमेय संख्या भी हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमारे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट के तीनों पार्ट सत्य असत्य के थे, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या है। उसने कहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक हमारे कौन कौन से हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं संख्या रेखा पर। जैसे हम संख्या रेखा बनाते हैं तो बीच में 0 आएगा, 1 2 3 और ये -1 -2 -3, ठीक है। नहीं, मैंने आपसे कहा था कि जो आपकी वास्तविक संख्या वाली वीडियो क्लास है उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। तो अगर कोई बच्चा उसमें वीक है तो केवल जाके वहाँ से वीडियो क्लास देख के समझ सकता है कि हाँ ये क्या संख्या है। तो देखिए ये थी हमारी धनात्मक संख्याएं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आप बताइए क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के, तो धनात्मक में तो 1 2 3 4 सब हैं, और अपरिमेय कौन कौन होते हैं? वर्गमूल अपरिमेय संख्या। देखिए जरा यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो नंबर 2 अपरिमेय संख्या होती है बच्चों हमारी, अपरिमेय संख्या, वहाँ पे मैंने परिभाषा भी समझाई थी लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से कटे
और 1 से कटे, जो खुद से कटे और 1 से कटे। मतलब अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? अभाज्य संख्या बच्चों स्टार्ट होती है 2 से। 2, 3, 5, 7, 11 ये होती है। लेकिन संख्या रेखा की अगर हम बात करते हैं तो 0, 1, 2, 3 अप टू ये -1, -2, -3 अप टू ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। तो ये होते हैं हमारे बच्चों धनात्मक पूर्णांक। क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक। अगर हम धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, तो 1 है यहाँ पे। तो 1, 1, तो 1 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं है। जब वो अभाज्य संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या भी नहीं हो सकती। और उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है, इसी ने हमारी चीज़ गलत कर दी कि नहीं होते, क्योंकि 1 का तो हुआ नहीं भाई। 2 का, चलो 2 हो जाएगा, हम मान लिया कि 2 अपरिमेय संख्या बैठ जाएगी, 3 बैठ जाएगी। लेकिन जैसे ही 4 आएगा तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होने की। आगे समझ में? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप लिखोगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। मतलब क्या है? सभी धनात्मक संख्याओं के पूर्ण वर्गमूल, जो पूर्णांकों के वर्गमूल जो हैं वो अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है नहीं स्टूडेंट? क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ पे एक का ही करेंगे तो एक ही पहली प्राकृत पहली धनात्मक पूर्णांक का नहीं बैठ रहा। चलो दूसरी तीसरी का बैठ जाएगा तो चार, ये सभी अगर बैठ जाते तो क्या हो जाता हमारा? ये हमारा सत्य हो जाता। लेकिन क्यों हुआ सत्य? इस वजह से हुआ। लेकिन अब उसने अगली चीज़ और कही है स्टूडेंट, यदि नहीं तो नहीं तो मैंने बता दिया, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो सिंपल सी बात है, अभी तो दिया हमने उदाहरण, 4 दिया है। 4 नहीं दे रहे तो 9 दे लो, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये हमारा एक उदाहरण हो गया। ये हमारा क्या हो गया? एक उदाहरण। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, देखिए ये चैप्टर आपका थोड़ा स्टूडेंट थ्योरेटिकल है। ठीक है नहीं? इस चैप्टर के बाद आपका जो चैप्टर चलेगा वो आपका थोड़ा फॉर्मूले पे चलेगा, इन चीज़ों पे चलेगा। लेकिन ये चैप्टर आपका बेस मजबूत करता है। जब भी कोई स्टूडेंट 12th के बाद कोई भी कंपटीशन की तैयारी करता है तो वो संख्याओं में सबसे ज़्यादा वीक होता है। अगर आप अभी इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो किसी भी तरह की संख्याओं में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप पहले संख्याओं को अच्छे से समझें। और इसी चैप्टर के लिए मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूँ वास्तविक संख्याओं की वीडियो क्लास लेने के लिए, क्योंकि अगर आप वो वाली वीडियो क्लास देख लेंगे तो ये सभी क्वेश्चनों के जो आंसर मैंने दिए हैं, इन एक भी क्वेश्चन में आपको जरा सा भी कोई डाउट नहीं होगा और आप इन्हें अच्छे से कर लेंगे। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर स्टूडेंट, कि क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे करना है। तो थर्ड क्वेश्चन पर हम जाते हैं। पहले थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन है क्या। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है वो। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ठीक है नहीं? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो अब हमें √5 को निरूपित करना। अब तक तो हमने क्या करा था स्टूडेंट, कि हम संख्या रेखा पर किसको दिखा दें थे। देखिए संख्या रेखा पर मैं 1 को दिखा सकता हूँ, 2 को दिखा सकता हूँ। ठीक है नहीं? देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, संख्या रेखा पर मैं 1 को, 2 को, 3 को, सबको दिखा सकता हूँ। लेकिन √5 मैं कहाँ पे दिखाऊंगा? यहाँ पे तो √5 को दिखाना है। तो √5 को हमें दिखाना भी है और बना के भी दिखाना है। तो सबसे पहले इसके लिए स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। ठीक है नहीं? देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या नहीं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो मैं पाइथागोरस के बारे में बताता हूँ आपको। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है नहीं? आपको एक पाइथागोरस प्रमेय अगर आपने पढ़ी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं दोबारा बता दे रहा हूँ और समझ भी लीजिए अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय बताती है कि त्रिभुज के अंदर अगर आपकी 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज के अंदर आपकी कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। तो वहाँ पे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। अब ये केवल स्टूडेंट हमें आपको नोट करने के लिए बताना था, ठीक है नहीं, कि आप समझ जाएं कि हम किस चीज़ का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, तो मैं आपको सबसे पहले हर चीज़ समझाता हूँ। उसने कहा है कि √5 को हमें निरूपित करना है। किसको करना है? √5 को। आप ये समझिए कि 5 हमारा एक तरीके से कर्ण है। 5 हमारा क्या है? कर्ण। ठीक है, ये स्क्वायर हम इधर पूछा देंगे। अब देखिए 5 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? तो 5 को मुझे 2 टुकड़ों में तोड़ना है। तो 5 को मैंने तोड़ लिया 4 और 1 में। तो 4 किसी का एक होता है, किसका वर्ग? 1 का ही होता है। और 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। अब स्टूडेंट अगर देखेंगे आप इन्हें, तो 2 का वर्ग कितना है? 4, 1 का वर्ग 1, 4 और 1 कितनों के? 5। तो ये, तो इसका मतलब मुझे एक तो 2 चाहिए और 1 चाहिए। ठीक है नहीं। अब मैं आपको प्रकार, आप सभी अपने कॉपी निकाल के अपने पास प्रकार ले लें, क्योंकि प्रकार की हेल्प से ये बनाया जाएगा। ठीक है नहीं, आप इसे प्रकार की हेल्प से ही बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले प्रकार लेता हूँ। ठीक है, आप सब भी प्रकार ले सकते हैं और फिर स्केल ले लें, क्योंकि हम सारा काम इसी पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जो बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा हमें कितना? ये देखिए 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है नहीं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 मेज़र कर लेते हैं। या एक काम करिए, मैं संख्या रेखा बना देता हूँ, वहाँ से 2 मेज़र कर लेंगे। देखिए मैंने ये संख्या रेखा बना दी यहाँ पे आगे तक। मैंने क्या करा, मैंने किसी भी एक पॉइंट को मैंने 0 मान लिया, फिर मैं 0 से आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए मैंने पहले निशान लगा लेता हूँ यहाँ पे इनके सामने। इससे क्या होगा कि मिस्टेक नहीं होगी हमसे। ठीक है, आप सिंपल भी बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने क्या करा, मैंने कह दिया था कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस तरीके से हम आगे चल देंगे। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, आगे चल देंगे। ये हमने अभी संख्या रेखा बनाई है। अब संख्या रेखा पर हमें कितना चाहिए स्टूडेंट? 2 चाहिए। तो हमारे पास 2 मीज़र है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पहले एक बार आपको और थोड़ा डार्क सा कर देता हूँ, जिससे हमें 2 साफ नज़र आ जाए कि 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 2 की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 2 की लाइन में क्या करी? ड्रॉ कर दी। देखिए 2 कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 है। तोड़ने का तरीका वही रहेगा जैसे 5 है, 5 को हमने क्या करा, 4 और 1 में तोड़ा, जिनके वर्ग बन सके। तो 4 किसका वर्ग होता है? 2 का, इसलिए मैंने 2 लिया। अब इसके ऊपर हम ड्रॉ कर देते हैं 1। कितना ड्रॉ कर देते हैं? 1। तो मैं 1 ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि मैंने 1 ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। तो ये मैंने 1 ड्रॉ यहाँ पे कर दिया। ठीक है नहीं, 1 ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे? बस हमारा काम इतना ही था स्टूडेंट। ठीक है नहीं, हमारा काम इतना ही था, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम ऐसे ही त्रिभुज का यूज करते हैं। वो समकोण त्रिभुज होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये भुजा हो जाती है हमारी। ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, और जब हम इसे मिला देते हैं तो ये बन जाता है हमारा क्या? कर्ण। क्या बन जाता है? कर्ण। तो आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं। देखिए लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण कैसे बनता है? अगर हम कर्ण का वर्ग ये बता रहे हैं, तो अगर मुझे कर्ण बनाना है स्टूडेंट यहाँ से, तो अगर मुझे कर्ण निकालना होगा तो कर्ण मैं यहाँ पे रखूँगा, और ये वर्ग जो है तो जाके वर्गमूल हो जाएगा। तो जगह लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का, या कह सकते हैं आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है नहीं, तो उनमें से कोई भी एक भुजा, जो बड़ी भुजा से खींच लो, 2 छोटी भुजा से खींच लो। तो मैंने इसे यहाँ खींच दिया और इसे यहाँ खींच दिया। तो ये तो हो गई हमारी। जब मैं इसे मिला देता हूँ यहाँ पे, मैंने जब इसे मिलाया इसे इस जगह पे यहाँ पे, तो ये आपका कर्ण बन के आ गया। मतलब कि कर्ण क्या है आपका? देखिए ये तो आपका लंब और आधार की तरह काम करेगा, ये आपका कर्ण की तरह पे। अगर मैंने इसे 2 कहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने इसे 2 सेंटीमीटर कहा है और इसे 1 सेंटीमीटर कहा है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा अपना आप ही? क्योंकि 2 का वर्ग 1 का वर्ग, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे √5 आ जाएगा। आगे स्टूडेंट समझ में? इस तरीके से। लेकिन अभी हमने ड्रॉ संख्या रेखा पे नहीं करा, केवल इसकी मेजरमेंट निकाली है कि √5 कितना है। अब हम √5 को मेजर कर लेंगे, माप लेंगे। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक अपने प्रकार में इस तरीके से ये मेज़र कर लिया। आप भी इतनी मेज़र कर लोगे। अगर प्रकार किसी का ज़्यादा हो रहा हो तो आप कम कर लोगे, या कम हो रहा हो तो ज़्यादा कर लोगे। इस तरीके से इतना मेज़र कर लोगे। तो मैंने बिल्कुल माप रखा है यहाँ पे स्टूडेंट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये देखिए जितना मेज़र करा ना मैंने, ये यहीं के यहीं से
मैं इसे इस तरीके से आगे बढ़ा दूंगा। आगे समझ में, मैं इसे आगे बढ़ा, क्योंकि अगर ये √5 है तो इसे मेजर करेंगे, ये भी तो √5 होगा। तो देखो अब वो आपसे कह रहा था कि आप बताइए कि कहाँ से कहाँ तक का आपका कितना बैठेगा √5। तो √5 आपका बैठेगा यहाँ से यहाँ तक का। तो ये आपका कितना हो गया √5। आगे समझ में। इस तरीके से अगर आपको संख्या रेखा पर √5, √4, √3, √2 दिखाना है तो आप सबसे पहले उन्हें ब्रेक करना सीखें और सारे काम करना सीखें। ठीक है नहीं। तो वो यही कह रहा था कि संख्या रेखा पर हमें क्या क्या दिखाना है, इस तरीके से दिखाना है। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आप समझिए कि हमको पता होना चाहिए इससे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ठीक है। पाइथागोरस, क्योंकि एक तरीके से आपने ये 2 लाइन ड्रॉ करनी है और तीसरी आपको फिर ऐसे निकाल कर लानी है। लेकिन इस कारण से पहले आपको ये दोनों चीज़ें बनानी पड़ेंगी। जब आप ये दोनों बना लेंगे, बनाने के बाद देखेंगे किसका वर्ग हो रहे हैं, जो इनका वर्ग है तभी तो वर्गमूल हुआ था। एक बार फिर समझिए, 5 के मैंने टुकड़े करे 4 और 1, 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर, 1 को लिख दिया 1 का वर्ग। ठीक है। कोई बच्चा सोच रहा 3 और 2 क्यों नहीं करे। 3 और 2 इसलिए नहीं करे स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैं 3 करता तो 3 किसी का वर्ग होता नहीं है। ठीक है। 2 करता तो भी किसी का वर्ग नहीं होता, तो हम उसे यहाँ पर आसानी से ड्रॉ कर ही नहीं पाते। इसलिए मैंने ऐसी चीज़ों में ड्रॉ करा कि हम किसी एक का वर्ग आसानी से कर सकें। ठीक है। एक काम करते हैं, हम और आगे की चीज़ें देखते हैं। वो हमारे पहली बात तो हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमें यही चीज़ें बताई गई हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म भी हो जाएगी। तो इसमें क्या है, कक्षा 4 के लिए क्रियाकलाप है वर्गमूल सर्पिल की रचना। ठीक है नहीं। ये आपको मतलब कि ये आपको अपने आप ही करना है। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, और कागज़ की एक शीट लीजिए। कागज़ की कोई शीट है, शीट मतलब इसे बोलते हैं शीट। ये कागज़ की एक शीट ही है। अगर आप पेपर अलग, जैसे ड्राइंग का आप अलग ले लेते हैं पेपर, इस तरीके से अगर अलग ले लेंगे तो कागज़ की शीट होगी। ठीक है। उसके बाद उसने क्या बताया है कि और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। मतलब इस वर्गमूल सर्पिल को हमें बनाना है कि √2 कैसे बनेगा, √3 कैसे बनेगा, √4 कैसे बनेगा, √5 कैसे बनेगा, वो सब आपको बताना है। तो मैं सिर्फ आपको बताना चालू कर देता हूँ कि किस तरीके से हम इस सर्पिल की रचना करते हैं। इस सर्पिल की रचना से आपने तो √5 डायरेक्ट बना लिया, लेकिन आपको सब चीज़ बनानी आ जाएगी। अगर हमें √2 बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, √3 बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो उन सब चीज़ों को हम आपको बनाना सिखाएंगे अभी यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, तो आपको अच्छे से समझना भी है। देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 के अंदर। ठीक है नहीं। 4 के अंदर हम क्या करेंगे, आप वीडियो को अंत तक देखना जिससे आपको सब समझ में आता रहे। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले अगर मुझे स्टूडेंट देखिए एक ड्रॉ करना होता है, अगर मुझे √1 ड्रॉ करना है तो √1 का मतलब तो एक ही होता है। तो एक तो हम डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे संख्या रेखा पर, तो एक को तो हमें देखना ही नहीं है। तो हमें देखना किसको है, 2 को। अगर मुझे 2 ड्रॉ करना तो 2 ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके 2 टुकड़े कर लेता हूँ स्टूडेंट, 1 और 1 में। मुझे पता है इसके बाद क्या काम था हमारा अगला। देखिए अगर मुझे √2 को पहले तो मैंने टुकड़ों में करा था, फिर इन्हें वर्ग बनाया था, तो मुझे भी वर्ग बनाना है। तो एक किसका वर्ग होता है, एक का ही होता है। एक किसका वर्ग होता है, एक का ही होता है। तो इजीली हम इसे क्या बना सकते हैं, √2 बना सकते हैं। ठीक है नहीं। तो हमें क्या करना, अगर मुझे √2 बनाना होगा तो मैं देखो √2 बनाना है तो मुझे कैसे बनाऊंगा, मैं संख्या रेखा खींच लेता हूँ। यहाँ पे संख्या रेखा मैंने ड्रॉ करी। ठीक है। इस तरीके से फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे, आपके पास तो और भी, आप और भी बड़े तरीके से ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे ये 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, मुझे एक ड्रॉ करना है तो मैं केवल एक पे ही देखूंगा। तो मैंने एक देखा, ये आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है नहीं। तो मैंने एक ड्रॉ करा। अब सिंपल सी बात है, एक तो मुझे एक चाहिए, दूसरा भी एक चाहिए। तो एक तो मुझे लेटा हुआ बनाना पड़ता है, एक मुझे खड़ा हुआ बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बना देंगे, एक। ठीक है नहीं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, मैंने ये चीज़ बना ली। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप इससे और इसे बना लेते हैं और आपको कुछ भी बनाना होता है बस तो इन्हें मिला देना पड़ता है। देखिए यहाँ पे ये तो करा था हमने, यहाँ पे मिलाया था, यहाँ पे बताया था। तो हम क्या करेंगे, केवल इन दोनों को मिला देते हैं। तो मैंने इन दोनों को मिला दिया, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, देखिए मिला दिया। तो ये जो बन गया है ना हमारा √2 बन गया है। लेकिन √2 की केवल हम इसकी हेल्प से केवल क्या करते हैं, माप लेते हैं, ना कि संख्या रेखा पर दिखाते हैं। संख्या रेखा पर हम कैसे दिखाते हैं कि हम इसे माप लेंगे कि √2 हमारा माप क्या है। ठीक है। अब हम इसी से ही चाप बना देते हैं, इसी से क्या बना देते हैं, ये माप चुना। ये देखिए मैंने इसे आगे तक ड्रॉ कर दिया।
तो जैसे ही इसे आगे तक ड्रॉ करिए, ये बाई मिस्टेक हुआ है, इसे मत देखिए स्टूडेंट। आपको जैसे मैंने रूट 5 में बताया था, ऐसे ही आप इसे मेजर करोगे, इसे यहाँ तक ले जाओगे आगे तक। तो आप जैसे ही बनाओगे तो यहाँ से यहाँ तक का आपका कितना हो गया, ये संख्या रेखा पर आपको दिखाना था, तो ये बन गया आपका √2। तो इस तरीके से आप √2 बनाना सीख गए। लेकिन अगर हमें देखना है √3 कैसे बनेगा, तो √3 हम कैसे बनाएंगे, तो इसी से ही अभी हमारा सर्पिल बनता जाएगा। कैसे सर्पिल बनता जाएगा, सर्पिल आकार, देखिए जरा। सबसे पहले अगर मुझे √3 बनाना है स्टूडेंट, तो √3 में यहाँ को ले लेता हूँ। √3 बनाना तो √3 के टुकड़े कैसे होंगे, √3 का मतलब 3 को तोड़ सकता हूँ मैं 2 और 1 में। तो 1 तो 1 का वर्ग होता है, लेकिन 2 किसी का वर्ग नहीं होता। और जब कोई किसी का वर्ग नहीं होता तो उसके √ का वर्ग कर देते हैं उसे, तो बन जाता है। तो √2 का वर्ग कितना जाएगा 2, 1 का वर्ग कितना जाएगा 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तब मुझे अगर √3 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास √2 तो है ही है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने पास से 1 मेजर कर लेता हूँ, क्योंकि √2 तो मेरे पास है ही है, मैं 1 बना लेता हूँ। तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी तरीके से ही बिल्कुल सीधे, क्योंकि हमारी यहाँ पे सीधी सीधी लाइन देख लेंगे, यहाँ पे ये 2 है, सॉरी 1 पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 पे से मीजर कर लेता हूँ। 1 जैसे ही मीजर करा स्टूडेंट मैंने, तो √2 तो हमारा ये है और 1 बन गया हमारा यो। अगर मैं इसे और इसे मिला देता हूँ तो अब आप बताइए कितना बन गया, ये बन गया हमारा √3। ये तो हो गया हमारा √2, ये बन गया हमारा सारा √3, ठीक है नहीं। अगर मुझे √4 बनाना है स्टूडेंट, तो √4 बनाने के लिए देखो, या तो मैं अब √4 मुझे बनाना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे भाई सिंपल सी बात है, मैंने 2 और 2 में करा तो फिर वही फंस जाएंगे हम। मैं 3 और 1 में कर लेता हूँ, तो 1 तो 1 का वर्ग हो गया, 1 तो 1 का वर्ग हो गया, और 3 किसको कर लेंगे, √3 का वर्ग हो गया, ठीक है नहीं। तो √3 का वर्ग और 1 का वर्ग कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 का वर्गमूल, तो √3 तो मेरे पास है ही है, मुझे केवल चाहिए कितना 1। देखो √3 तो मेरे पास है ही है, ये रहा, हमें चाहिए केवल कितना 1। तो मैं यहाँ पे 1 ड्रॉ कर देता हूँ फिर से। जैसे ही मैं 1 ड्रॉ करूँगा यहाँ पे स्टूडेंट, तो 1 ड्रॉ करने पर आप समझ गए होंगे कि ये √3 है सारा और ये 1 है। तो अगर मैं इसे ड्रॉ कर दूंगा तो ये बन जाएगा आपका कितना, √4। √4 का मतलब होता है 2, ठीक है ना, ये बन गया आपका इतना। तो ऐसे ही देखिए हम इसे घूमते जा रहे हैं ना, इस तरीके से सर्पिल आकार बनता है। अगर बाई चांस मुझे √5 बनाना है, और समझिए आप, और अगर मुझे यही √4 किस पे बनाना था, इस पे बनाना होता तो कैसे बनाएंगे, इसका मीजर कर लीजिए आप। देखिए इसका मीजर करेंगे यहाँ पे, तो मैंने इसे पहले मेजर कर लिया यहाँ पे। अब मेजर करने के बाद मुझे इसे संख्या रेखा पर दिखाना है, हमें पता 2 होगा, तो देखिए 2 तक ही पहुँच जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ा मिस्टेक होगी हल्की सी, क्योंकि हमने भी यहाँ पे हल्का सा वो करा। देखिए मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, तो अगर मैं जैसे ही मिलाऊंगा ना, तो बिल्कुल त्रुटियाँ बहुत कम आती हैं, यहीं तक बैठ जाएगा 2 तक ही, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा हो, ठीक है स्टूडेंट, साफ दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगर मुझे √5 बनाना है, तो √5 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 और 1 में तोड़ूंगा, जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया था, ठीक है ना, ऊपर वाले में ऐसे ही तो दिखाया था। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, √5 है, मैं इस पर 1 ड्रॉ कर देता हूँ, उसे मिला देता हूँ, तो वो बन जाएगा √5, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से हम सर्पिल आकार बना देते हैं, जो कि इसने कहा था क्वेश्चन बनाने के लिए। इस तरीके से स्टूडेंट आज की वीडियो थोड़ी लंबी तो बैठी है, लेकिन वीडियो में आपको वो बारीक चीज़ें बताई गई हैं जिसमें बच्चा समझने में बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे समझ में नहीं आते। आप रट सकते हो, रटने का काम बहुत आसान होता है, ठीक है नहीं। आप रट लो, गाइड में से नोट कर लो, वो बात अलग होती है, लेकिन बात होती है समझने की। मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया है, ठीक है नहीं। आप इसे नोट करें और बार बार वीडियो को देखकर से समझें कि ये हुआ क्या है। प्रकार और पेंसिल लेके इन्हें ड्रॉ भी करें, जो भी मैंने बताया है, ठीक है नहीं। क्योंकि आपका एक क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करो, तो ऐसा क्वेश्चन आपका एक, जब आपके एग्जाम होंगे तो जरूर आएगा, ठीक है नहीं। तो इसलिए ध्यान से देखें वीडियो को, अच्छे से समझें। वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट लाइक करें, और लोगों तक भी शेयर करें कि इस तरीके से क्लास चल रही है और ऐसे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है नहीं। और जो बच्चा हमारे चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें आगे इस तरह की वीडियो क्लास देखने के लिए। धन्यवाद स्टूडेंट।